आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 5th हिंदी एनसीईआरटी रिमझिम बुक का पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह। ये पाठ एक लेख है। एक लेख जो ईला सचानी नाम की एक ऐसी अपाहिज लड़की के बारे में है जिसका हाथ काम नहीं करता और उसका दृढ़ इच्छा शक्ति और उसका जो बेशुमार हौसला है उसको वर्णित करता है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। तो आप सोच सकते हैं कि जिस लड़की के हाथ नहीं हैं वो इतनी सुंदर कढ़ाई कर सकती है, इतने सुंदर बेल बूटे बना सकती है। तो ये जो पाठ है ये इसी बारे में है कि आपके जीवन में कोई भी कमी हो, हमें अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, तो किनारों पर कसूती के टाँके, तो टाँके होते हैं हाथ की सिलाई, और पिरोई हुई बेलें तो जो हम जैसे धागे में मोती पिरोते हैं इस तरह से पिरोई हुई बेलें थीं। पल्लू पर भरवा टाँके थे, तो जो उसका एक किनारा था उस पे भरवा टाँकों के कमाल था। इस तरह से इसकी कढ़ाई के बारे में जिक्र किया गया है कि कितनी सुंदर कढ़ाई की गई थी। अनूठी यानी अद्भुत, काफ़ी कमाल की। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी। यानी ईला सचानी की उम्र 26 साल थी। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। तो सांझ होती है शाम, शाम होते ही मोहल्ले के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो अपने घरों से बाहर आते और अपने रोज़मर्रा के खेल खेलते। जैसे कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते थे, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ों की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आई ओरे। तो बच्चों जो होते हैं वो सावन में झूले झूलते हैं, तो इसी प्रकार से वहाँ पर भी जो झूले हैं वो डालकर वे लोग गाने गाते थे एक ही स्वर में, और कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आई ओरे। तो इस तरीके से सारे बच्चों को खेलते देख ईला का मन भी करता था खेलने के लिए, लेकिन वो अपाहिज थी। ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उसके साथ पेंगे नहीं ले पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि ईला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल भी शामिल होते हैं। जैसे पकड़म पकड़ाई आप लोग गेम जानते होंगे, दौड़ता है एक जन और एक जन पकड़ता है, बाकी सारे बच्चे दौड़ते हैं। विष अमृत में होता है जैसे छू दिया तो विष और दूसरे ने आके छू दिया तो अमृत। तो इस तरह के छोटे छोटे खेल जो हैं वो बच्चे खेलते थे। ईला का मन भी करता था मगर वो नहीं खेल पाती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती मगर जब ठप्पा देकर देने की बारी आती तो फिर वो निराश हो जाती कि क्योंकि ठप्पा देने के लिए तो हाथ चाहिए। हाथ ही नहीं उठते थे तो ठप्पा कैसे देती। वह बहुत कोशिश करती कि उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ही ठान ली थी। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती बना लिया, एक चैलेंज के रूप में अपना लिया कि किस तरह से अगर मेरे हाथ नहीं है तो क्या मैं कोई काम नहीं कर सकती। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम काम हाथों से करते हैं। यानी जो काम आम इंसान अपने हाथों का इस्तेमाल करके करता है उसने उसे एक चुनौती की तरह लिया और उन सारे कामों को पैरों से किया। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, ब्रश बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी यानी सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने ये सारे काम पैरों से करना सीखे। उसने एक स्कूल में दाखिला भी ले लिया। दाखिला मिलने में भी उससे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर कि जैसे आम बच्चे काम कर पाएंगे उसकी गति उतनी नहीं हुई। तो किसी काम को तो वह उतनी फुर्ती से कर जाती थी, देखने वाले दंग रह जाते थे, पर किसी किसी काम में उसे थोड़ी बहुत परेशानी होती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वालों में से नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की,
वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता। वो 10वीं की जो परीक्षा है वो भी वो दे पाती। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। अगर कोई काम आप समय रहते नहीं कर सके तो जीवन का अंत तो नहीं होता। जीवन तो हमें जीना होता है। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थीं। कशीदाकारी यानी कढ़ाई का काम। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। उकेरते यानी किसी भी बूटियों को देखकर उनको उसी तरीके का बना देना, उतारना। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। अब उसका दिल करा कि हाथ नहीं है तो क्या हुआ, वो कशीदाकारी करेगी ही करेगी। उसका मन बन गया था कि उसे कशीदाकारी करना है, उसने ठान लिया था। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे का सहारा लिया, दोनों अंगूठे के बीच में सुई थामकर। कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। यानी जब आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है तो कोई काम करना मुश्किल नहीं होता। और ईला ने यही करा। उसने विश्वास और धैर्य से कुदरत को भी झुठला दिया कि जो काम आम इंसान अपने हाथों से करता है वो काम उसने अपने पैरों से करके दिखाया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी काशीदाकारी में माहिर हो गई। किसी वस्त्र पर किसी भी तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूने खिल उठेगा और टाँके कौन से लगेंगे, ये सब वह समझ गई थी। एक ऐसा समय भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगने लगी। यानी जिन कपड़ों पर वो कढ़ाई करती थी अब उसकी प्रदर्शनी, एग्जीबिशन लगती थी। इन परिधानों में काठियावाड़ी का साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक रही थी। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया गया था। तो यहाँ पर ये जो नाम दिए हुए हैं, काठियावाड़ी और चिकनकारी, कांथा, ये सब एम्ब्रॉयडरी के टाइप होते हैं। और उसने पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइनों को भी कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइन में यह नवीनता सभी को बहुत भाई, क्योंकि जो डिज़ाइन थी वो तो सब पारंपरिक थी, पुराने तरीके की थी, लेकिन उसमें जो नयापन लाया गया था वो सबको बहुत पसंद आया। ईला के पांव अब रुकते नहीं थे। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास के लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं थी। अनूठा यानी अद्भुत। और ये सब उसे करने का एक कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि अब उसको लगने लगा था कि वो हाथ नहीं है तो क्या हुआ, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है और वो दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकती है। तो ये पाठ हो गया। इस कहानी से हमें उद्देश्य क्या मिलता है? तो इस कहानी से हमें ये उद्देश्य मिलता है कि जीवन में चाहे लाखों कठिनाइयाँ आएँ, लाखों विपत्तियाँ आएँ, पर हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। उन कठिनाइयों का हमें डट कर सामना करना चाहिए, क्योंकि जो जीवन है सदा सकारात्मक नहीं रहता। सदा सकारात्मकता हमारे साथ नहीं रहती। दृढ़ इच्छा शक्ति से हम हर असंभव चीज़ को संभव बनाने का निरंतर प्रयास करते रहें तो वो चीज़ हमेशा सफल होती ही है। चलिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ पहला, टाँका। टाँका होता है हाथ की सिलाई। अनूठी यानी अद्भुत, अनोखी। मिसाल होती है उदाहरण, किसी का एग्जाम्पल सेट करना उसे कहते हैं मिसाल देना। लकीर होती है रेखाएं। विष यानी जहर। घुटने टेकना यानी हार मान लेना या किसी के आगे झुकना। कुदरत यानी प्रकृति, नेचर। माहिर होता है पारंगत। परिधान होते हैं पोशाक, वस्त्र या फिर कपड़े। इस्तेमाल करना यानी उपयोग में लाना, यूज़ करना। नवीनता यानी नयापन। अनूठा, बेमिसाल। तो ये तो हो गया इसके शब्दार्थ। चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न 1, ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। तो उत्तर है, पाठ के अनुसार ईला एक अपंग, एक अपाहिज लड़की थी, इसलिए स्कूल वाले ईला को सुरक्षा और उसके काम करने की धीमी गति को लेकर चिंतित थे। उनका चिंता करना भी सही था,
क्योंकि ऐसे बच्चे उनकी सुरक्षा खुद नहीं कर पाते और परीक्षा के समय जल्दी लिखने में भी उनको परेशानी होती है। प्रश्न 2, ईला की कशीदाकारी में खास बात क्या थी? तो उत्तर है, ईला की कशीदाकारी में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी एक झलक मौजूद थी। उसने पत्तियों को लखनऊ की चिकनकारी से सजाया था और डंडियों को कांथा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृति को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को खूब अच्छी लगी थी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ईला की कशीदाकारी में खास बात थी। प्रश्न 3, सही के आगे टिक का निशान लगाओ। तो ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। प्रश्न 4, क्या ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती? अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते तो उसको कुछ करने का मौका नहीं देते। तो इसका उत्तर है, अगर ईला के आसपास के लोग उसका सभी काम कर देते तो उसे कोई काम करने का मौका ही नहीं मिलता। तो उसके मन में काम करने की इच्छा ही नहीं जागती, वह दृढ़ आत्मविश्वास नहीं कमा पाती और इस तरह वह हमेशा के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाती। तो ये पाठ खत्म हो गया, प्रश्नोत्तर हो गए। आपको कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।